एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 के आंसर की के बारे में। तो यूपीएससी एग्ज़ाम कल यानी कि 25 मई 2025 को कंडक्ट हो चुका है। तो अब सभी बच्चों को उसके आंसर की चाहिए कि उन्होंने जो आंसर्स मार्क किए हैं उसमें से उनके कितने सही है कितने गलत। तो आपको ऑफिशियल आंसर की भी जल्दी जारी हो जाएगी। उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्रीलिम्स 2025 के जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की आंसर की को। तो यहाँ पर मैंने एक पीडीएफ बना के रखी है, आप बच्चे चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आप अपना मैच कर सकते हैं। सभी सेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर दिए गए हैं। सेट ए, सेट बी, सी, डी, क्वेश्चन नंबर 1 to 100 आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारे आंसर्स मार्क्ड हैं। चलिए अब इन आंसर्स को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। ओके, प्रीलिम्स 2025 आंसर की सेट बी। यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सेट बी के हैं। सेट ए, सेट सी और सेट डी वाले बच्चे भी इसको देख सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो वो आप देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? फुल बैटरी, कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। कंसिडर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हमसे पूछे थे। फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल्स, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव पावर ट्रेन व्हीकल्स। और हमसे पूछा गया था कि इनमें से कितने जो व्हीकल्स है वो पावर ट्रेन व्हीकल्स के ऑल्टरनेटिव्स हैं। सो सिर्फ एक या दो या 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल द 3। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या था। विथ रेफरेंस टू अनमैन्ड aerial vehicles UAVs, consider the following statement. All types of UAVs can do vertical landing. All types of UAVs can do automated hovering. All types of UAVs can use battery only as a source of power supply. How many of the statements given above are correct? हमें 3 स्टेटमेंट दी गई थी, उसमें से हमें बताना था कि इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है, A, B, C या फिर D। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं थी। Question number 3. In the context of electric vehicle batteries, consider the following elements. Cobalt, graphite, lithium, nickel. हमें ये 4 एलिमेंट्स गिवन थे और हमें बताना था कि इनमें से कितने, how many of the above usually make a battery cathodes. तो इसका जो आंसर था वो था only 3, सिर्फ 3। इनमें से सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं जो बैटरी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 था कंसिडर द फॉलोइंग सिगरेट बट्स, आई ग्लास लेंसेज, कार टाइप्स। हमें 3 एलिमेंट्स दिए गए थे और हमें बताना था कि इनमें से कितनी चीज़ें हैं जिनमें प्लास्टिक होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑल द 3, मीन्स ऑप्शन नंबर सी, इनमें से तीनों में ही प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग सब्सटेंसेज, इथेनॉल, नाइट्रोजन, सेरिलिन एंड यूरिया। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज डिफाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी ऑफ देम। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी इनमें से किसको बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है? सिर्फ 1 या 2 या 3 या कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस जनरली नोन एज Cl20, HMX and LLM105 which are sometimes talked about in media? These are alternatives to hydrofluorocarbon refrigerants या फिर these are explosives in military weapons। इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। या फिर these are high energy fuels or for cruise missiles and these are fuels for rocket propulsion। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज एक्सपेक्टेड दैट Majorana 1 chip will enable quantum computing. Statement number 2. Majorana 1 chip has been introduced by Amazon Web Services. Statement number 3. Deep learning is a subset of machine learning. हमें बताना था इसमें से कितनी स्टेटमेंट सही है। तो जो स्टेटमेंट नंबर 1 है और स्टेटमेंट नंबर 3 है वो सही है। जो स्टेटमेंट नंबर 2 है वो सही नहीं है। Majorana 1 चिप को Amazon वेब सर्विस ने लॉन्च नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 8. With reference to monoclonal antibodies often mentioned in news, consider the following statement. They are man-made proteins. They stimulate immunological function due to their ability to bind to specific antigens. They are used in treating viral infections like that Nipah virus. So, which of the statement given above are correct? Sir,
1, 2, 3 या फिर तीनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग statements: no virus can survive in ocean waters, no virus can infect bacteria, no virus can change the cellular transcriptional activity in host and cell. How many of the statements given above are correct? इसमें से जो तीनों स्टेटमेंट गिवन है इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन हमें क्वेश्चन नंबर 10 में भी कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी, हमें उसके रेफरेंस से आंसर देना था। सो स्टेटमेंट नंबर 1 थी, एक्टिवेटेड कार्बन इज अ गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड टू रेमेडिएट contaminants from various industries. Statement number 2, activated carbon exhibits a large surface area and a strong potential for absorbing heavy metals. Or statement number 3, activated carbon can be easily synthesized from environmental wastes with high carbon content. Which of the following is correct in the respect of the above statement? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है, और बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 और 2, और जो 3 यानी कि स्टेटमेंट नंबर 2 और जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन भी करती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अगेन उसमें हमें 2-3 स्टेटमेंट दी हुई थी, हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट नंबर 1, स्टडीज इंडिकेट डाइऑक्साइड दैट कार्बन एमिशंस फ्रॉम सीमेंट इंडस्ट्री अकाउंट फॉर मोर देन 5% ऑफ ग्लोबल कार्बन एमिशंस। स्टेटमेंट नंबर 2, सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। ये सीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो जब सीमेंट बनाया जाता है तो उसमें सिलिका बेयरिंग क्ले मिक्स्ड होती है लाइमस्टोन के साथ या फिर नहीं। लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम, लाइमस्टोन को लाइम में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो क्वेश्चन था, अगर आपको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस पता है तो फिर आप उसको इजीली बता सकते थे। सो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3 करेक्ट है, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 1 है वो या तो 2 एक्सप्लेन करती है या फिर 3 एक्सप्लेन करती है। क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, एट द 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, यानी जो 28th यूनाइटेड नेशंस का क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको हम COP28 के नाम से भी जानते हैं, इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑन द क्लाइमेट एंड हेल्थ। तो इंडिया ने मना कर दिया उस पर साइन करने से, डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट ऑन एंड हेल्थ, ये एक स्टेटमेंट दी गई थी। स्टेटमेंट 2 थी, द COP28 डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट एंड हेल्थ इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइंड इट बिकम्स मैंडेटरी टू decarbonize health sector. Statement number 3, if India's health sector is decarbonized, the resilience of a healthcare system may be compromised. Which of the following is correct in respect of the above statement? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, कि या तो स्टेटमेंट नंबर 2 सही है या स्टेटमेंट नंबर 3 सही है, और उनमें से कोई एक स्टेटमेंट नंबर 1 को डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या था, देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1, साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। की साइंटिफिक जो स्टडी कहती है वो क्या कहती है, सजेस्ट करती है कि अर्थ के रोटेशन और एक्सिस पे शिफ्ट आ रहा है। स्टेटमेंट नंबर 2, सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इंजेक्शंस bombarded the Earth's outermost atmosphere with tremendous amount of energy. Statement number 3, as the Earth's polar ice melts, the water tends to move towards the equator. Which one of the following is correct respect to the above statements? इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, कि 2 और 3 दोनों ही करेक्ट है, और इनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट है जो स्टेटमेंट नंबर 1 को डिफाइन करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज is frequently discussed in global discussions on sustainable development and climate change. Statement number 2, Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change set out the principles of carbon markets, and Article 6 of the Paris Agreement on Climate Change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets.
तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 दोनों ही सही है और दोनों ही स्टेटमेंट नंबर 1 को एक्सप्लेन करती है, डिफाइन करती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। Which one of the following launched the Nature Solution Finance Hub for Asia and Pacific? इनमें से किस ने नेचर सॉल्यूशन फाइनेंस हब लॉन्च किया एशिया एंड द पैसिफिक के लिए? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 16 विद reference to direct air capture and emerging technology, which of the following statement is correct? The answer is C. 1, 2 and 3 all statements are correct। एक बार देख लेते हैं statements क्या थी। It can be used as a way of carbon sequestration। जो डायरेक्ट एयर कैप्चर है इसको हम एज एन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं। इट कैन बी अ वैल्यूएबल अप्रोच फॉर प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड इन फूड प्रोसेसिंग एंड इट एविएशन it can be a source of carbon for combining with hydrogen to create synthetic low carbon fuel। Question number 17 was regarding peacock tarantula, Guti tarantula। Consider the following statements। It is an omnivorous crustacean। ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है जिसमें पीकॉक ट्रांटुला एक एनिमल है उसके बारे में पूछा कि ये एक ओमनिवोरस क्रस्टेशियन है या फिर नेचुरल हैबिटेट इंडिया में ही है, ओनली लिमिटेड ऑफ सम फॉरेस्ट एरियाज, या फिर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इज एरोबिरल स्पीशीज कि अपने नेचुरल हैबिटेट में ही एरोबिरल स्पीशीज है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर डी था वो करेक्ट था, यानी स्टेटमेंट नंबर 2 and 3 आर करेक्ट। Question number 18. Consider the following statements. Carbon dioxide emissions in India are less than 0.5 t CO2 capita. In terms of carbon dioxide emissions from fuel combustion, India ranks second in Asia Pacific region. Electricity and heat producers are the largest sources of carbon dioxide emissions in India. तो इसमें जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर 19। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे आपको कुछ 5 पेयर्स दिए गए थे और आपको बताना था कि इनमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। कसावा इज अ फ्रूट, इट इज अ वुडी श्रब, और जिंजर इज अ हर्ब विद स्यूडोस्टेम। मालाबार स्पिनच, मिंट एंड पपाया। तो इसमें से सिर्फ 3 थे जो सही थे और जो 2 थे वो सही नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 20 विद रेफरेंस टू द प्लैनेट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। So rainforest produce more oxygen than they produced by oceans। जो रेन फॉरेस्ट है वो जो ओशंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं उससे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। मरीन फाइटोप्लैंक्टन एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूस अबाउट 50% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट। इनमें से बताना था कौन से स्टेटमेंट सही है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है, बाकी स्टेटमेंट सही नहीं है। वेल ऑक्सीजनेटेड कंटेन सरफेस वाटर सेवरल फोल्ड्स हायर ऑक्सीजन देन इट इन एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये भी ऑप्शन नंबर सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के बारे में यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका जो आंसर था वो था बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, यानी दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ही possessed great love and respect for the traditional philosophical systems of the East. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach and the principle of human dignity and social equality of all men and women. Question number 22. Consider the following subjects with regard to non-corporation program. Boycott of law codes and foreign cloth, observance of strict non-violency, retention of titles and honors without using them in public, establishment of panchayats for settling disputes। सिर्फ इसमें से 3 स्टेटमेंट सही है नॉन कॉर्पोरेशन प्रोग्राम को लेकर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरगट्टा वॉज। जो अरगट्टा एक इरिगेशन डिवाइस है उसको वो क्या था? वो एक लार्ज व्हील हुआ करता था, अर्थन पॉट टाइड विद द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स। वाटर बाथ नहीं था, अर्थन पॉट ड्राइवर नहीं था, लार्ज वाटर बकेट पुल्ड बाय रोप डायरेक्टली बाय हैंड व्हील नहीं था। ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स इन एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया में इनमें से कौन से रूलर ने एज्यूम किया माता विलास
Vichitra Chitta and Gunabhara. So the option number A was the correct answer, Mahendra Varman first. Question number 25. Faxian the Chinese pilgrim traveled to India during the reign of. जो ये चाइनीज पिलग्रिम यहाँ पर इंडिया में आए थे तो तब वहाँ पर इंडिया में किसका शासन था? चंद्रगुप्त सेकंड का. क्वेश्चन नंबर 26. Who among the following led a successful military campaign against the kingdom of Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and the neighboring islands? तो उसका जो करेक्ट आंसर था वो था राजेंद्र फर्स्ट चोल में. क्वेश्चन नंबर 27. यहाँ पर आपको एक मैचिंग दी गई थी और आपको बताना था कि इनमें से कितने पेयर ठीक से मैच नहीं है. तो सिर्फ इसमें से 2 पेयर से जो ठीक से मैच है और 2 पेयर से जो ठीक से मैच नहीं है. क्वेश्चन नंबर 28. द फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Paluskar in. तो ये फर्स्ट म्यूज़िक स्कूल था. ये कहाँ पर स्टैब्लिश हुआ? 1901 में. दिल्ली में नहीं हुआ, ग्वालियर में नहीं हुआ, उज्जैन में नहीं हुआ, लाहौर में हुआ. कहाँ हुआ? लाहौर में. क्वेश्चन नंबर 29. अशोका इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट दैट द Paradeshika, Rajuka and Yukta were important officers at the district level administration, village level, provincial administration या level of the central administration. तो ये लोग जो थे ये district level administration संभालते थे. Consider the following statement in respect of the non-corporation movement. Again non-corporation movement से यहाँ पर एक और question देखा गया. The Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage. And if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. So both 1 and 2 are correct. Question number 31. With reference to investment, consider the following. इन्वेस्टमेंट को लेकर इनको हमें कंसिडर करना है कि इनमें से कितने ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड बन सकते हैं. बॉन्ड, हेज फंड, स्टॉक्स, वेंचर कैपिटल. तो जो बॉन्ड्स और स्टॉक्स हैं उनको हम ऑल्टरनेटिव स्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और जो हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल है उसको हम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 32. Which of the following are the sources of income for the Reserve Bank of India? जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनके पास पैसा कहाँ से आता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स. बिल्कुल सही है. गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसको खरीद के और बेच के. बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी को खरीद के और बेच के जो कमीशन चार्ज करते हैं वहाँ से पैसा आता है. और प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन करेंसी नोट्स. जब वो पैसा छापते हैं, प्रिंट करते हैं, करेंसी प्रिंट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे पैसा आता है. तो फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट वर दी करेक्ट. बाकी जो 2 स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है. क्वेश्चन नंबर 33 में भी आपको एक मैचिंग दी गई थी. आपको बताना था कि इस मैचिंग में से कौन सा सही है, कितने सही हैं और कितने सही नहीं है. सो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द फ्यूगिटिव इकोनॉमिक. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी. इसको आप चेक कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 34. द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट्स ऑल द लिस्टेड कंपनीज इन इंडिया टू सबमिट अ बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट. कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये मैंडेट कर दिया कि सभी कंपनीज को अपनी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को यानी BRSR को सबमिट करना होगा. इन इंडिया कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर. तो सिर्फ जो सेकेंड वाला है ऑप्शन वो सही है. सबके लिए ये कंपल्सरी नहीं है. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35. In India, income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from tax. कि जो रूरल एरियाज है वहाँ पर जब एग्रीकल्चर वही सारी चीज़ें होती है तो उस पर क्या टैक्स नहीं है. और जो स्टेटमेंट 2 है, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड अ कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही थी? स्टेटमेंट नंबर 1 इज नॉट करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी था वो सही था. ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 तो करेक्ट नहीं थी क्योंकि टैक्स तो पे करना होता है. 36. क्वेश्चन नंबर 36. इंडिया हैज जॉइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर. Statement number 2. India is a resource-rich country in all the 30 critical minerals that it has identified. And statement number 3. The Parliament in 2023 has amended the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957, empowering the central government to exclusively auction mining lease and composite license for certain critical minerals. तो इसमें से जो स्टेटमेंट नंबर 1 और 3 है वो सही है, बाकी स्टेटमेंट सही नहीं है. Question number 37. As regard return from any investment in a company, generally
Bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. Bondholders are lenders to company, whereas stockholders are its owners. For repayment purpose, bondholders are prioritized over stockholders by a company. Both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. 39 देख लेते हैं साथ ही साथ. Circular economy reduces the emissions of greenhouse gases. Circular economy reduces the use of raw material as input and it reduces wastage in the production process. Which of the following is correct? So both statement 2 and statement 3 are correct and both of them explain statement number 1. Consider the following statement. Question number 40. Capital receipts create a liability or cause a reduction in the assets of the government. Borrowings and disinvestment are capital receipts. Interest received on loan creates a liability of the government. So option number A, 1 and 2 are correct only. Third one is not correct. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. India's stock market has grown rapidly in the recent past, even overtaking Hong Kong's at some point of time. And there is no regulatory body trigger to warn the small investor about the risk of option trading or to act on unregistered financial advisors in the regard. So 1 and 2 are correct, third one is not correct. तो नीचे कुछ कंट्रीज दे रखी थी और हमें बताना था कि इनमें से नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स कौन कौन हैं. तो जितने भी 6 कंट्रीज हैं उनमें से 4 कंट्रीज हैं जो इसके मेंबर्स हैं, बाकी मेंबर्स नहीं हैं. अगेन हमें यहाँ पर कुछ कंट्रीज के नेम्स की बनते हैं और हमें बताना था एंड्स माउंटेन इनमें से किस किस से होकर गुजरता है. तो इनमें से सिर्फ 4 कंट्रीज हैं जिससे एंड्स माउंटेन होकर गुजरता है. सो क्वेश्चन नंबर 45 था. The belt of ancient rocks from Brazil coast matches with those from Western Africa. Statement number 2. The gold deposits of Ghana are derived from the Brazil plateau when the two continents lay side by side. And the Gondwana system of sediments from India is known to have its counterparts in 6 different land masses of the southern hemisphere. Select the correct answer using the code given below. So option number C is the correct answer. The all statements given are correct. उसके बाद हमें यहाँ पर 3 वाटर बॉडीज दे रखी थी और हमें बताना था कि इनमें से कौन सी वाटर बॉडीज इक्वेटर से होकर गुजरती है. तो इनमें से कोई भी वाटर बॉडी इक्वेटर से होकर नहीं गुजरती है. उसके बाद था इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर फॉर टर्मरिक इन द वर्ल्ड. टर्मरिक से क्वेश्चन पूछा था 2022-2023 के बाद. मोर देन 30 वेराइटीज ऑफ टर्मरिक आर ग्रोन इन इंडिया एंड महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु आर मेजर टर्मरिक प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया. सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. The amount of dust particles in the atmosphere is more in subtropical and temperate areas than in equatorial and polar regions. Subtropical and temperate areas have less dry winds. तो इनमें से स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट थी लेकिन स्टेटमेंट 2 जो थी वो करेक्ट नहीं थी. क्वेश्चन नंबर 47. In January, in the northern hemisphere, the isotherms bend equatorward while crossing the landmasses and poleward while crossing the oceans. In January, the air over the oceans is warmer than that over the landmasses in the northern hemisphere, and which of the following is correct? So both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explains statement 1. Statement 2 जो है वो statement 1 से related है. Without the atmosphere, temperature would be well below freezing point everywhere on the Earth's surface. Heat absorbed and trapped by the atmosphere maintains our planet's average temperature. Atmosphere gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping radiations. So the option number C means all the statements given are correct. Question number 50. 50 जो क्वेश्चन नंबर था वो था राष्ट्रीय गोकुल मिशन से रिलेटेड. तो ये क्या था? So दोनों ही सही है. It is important for the upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers. It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in a scientific and holistic manner. इसीलिए इसका नाम जो था वो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के नाम से रखा गया था. तो जो दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल सही है. उसके बाद है in the context of effect of water on rocks, chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Chalk is porous and hence can absorb water. Clay is not at all porous, which of कौन सा इसमें सही है? तो ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट कि 2 और 3 में से एक सही है. दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1 जो स्टेटमेंट 1 को एक्सप्लेन करती है.
पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिट्स इन ऑल स्टेट, कि जो पंचायत है जो इंटरमीडिएट लेवल पे होती है वो सभी स्टेटमेंट में होती है, सभी स्टेटमेंट्स में होती है। टू बी एलिजिबल टू बी ए मेंबर ऑफ ए पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 years एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट कॉन्स्टिट्यूट्स अ कमीशन टू रिव्यू the financial position of panchayats at the intermediate levels and to make recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties leviable by the state between the state and panchayats at all intermediate levels. So the statement all given are correct. Question number 52 था BIMSTEC से related. It is a regional organization consisting of 7 members till January 2025. सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट सही, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। उसके बाद है who amongst the following are member of the jury to select the recipient of गांधी पीस प्राइज। गांधी पीस प्राइज के रेसिपिएंट कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा भी होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसमें शामिल नहीं होता। जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यूज, ये जो गगन है, जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन यूजेस अ सिस्टम ऑफ ग्राउंड स्टेशंस टू प्रोवाइड नेसेसरी ऑगमेंटेशंस। Which of the following statement is correct in respect of गगन मिशन? So इसमें से जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। It is designed to provide additional accuracy and integrity. It will allow more uniform and high quality and traffic management. यहाँ पर क्वेश्चन था AI एक्शन से रिलेटेड, एक्शन समिट हेल्ड इन ग्रैंड पलायस पेरिस में जो हुआ था 2025 में, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसमें से जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो सही थी। क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। ये जितने भी पेयर्स हैं ये बिल्कुल सही है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द वुमेन फार्मर 2026 से बनाएंगे, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट टूरिज्म 2027, 25 एंड 29। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था ब्रिक्स का। 16th ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड अंडर द chairship of Russia in Kazan. Indonesia has become a full member of BRICS and the theme of 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for the just global development and security. No, so the option number 1 is correct. उसके बाद आपको फिर से 3 लोकपाल से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन थी। तो जो स्टेटमेंट नंबर 3 थी वो सही थी। द चेयरपर्सन ऑफ अ मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 years of age on the date of assuming office as the chairperson of member as the case will be. तो सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट सही थी। उसके बाद इन द फाइनल्स ऑफ द 45th चेस ओलंपिड, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। 45th चेस ओलंपिड हेल्ड जो हुआ उसमें गुकेश डोमाराजू बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट विनर इन डिफीटिंग द रशियन प्लेयर एयान नेपोनियाची। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। अभिमन्यु मिश्रा एक अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर बॉय। कौन सी करेक्ट है? ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 16(1) सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन्स एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड सम रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव फोस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। तो जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 जो है वो स्टेटमेंट 1 को रिफ्लेक्ट करती है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज वो बता रही है। क्वेश्चन नंबर 62 Indian Railways have prepared a national rail plan NRP to create a future ready railway system by 2028 anti-code. Kavach is an automatic train protection system developed. Kavach system consists of RFID tags fitted on track and station section. तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 गलत है, 1 और 2 सही है। उसके बाद ये 3 आपको गगनयान, स्पार्टेक्स, एजियम-4 इनमें से कौन से स्पेस मिशन है जो माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को इनकरेज करते हैं? तो ये तीनों ही इनकरेज करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ कुछ एयरक्राफ्ट टाइप्स के नेम गिवन थे, कुछ मैचिंग थी, हम बता रहे थे कितने पेयर सही है, 2 पेयर सही थे। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड एंड पोटाशियम आयोडाइड को हम यूज़ करते हैं रेनफॉल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड का यूज़ होता है, सिल्वर एंड पोटाशियम आयोडाइड का। उसके बाद था द एक्सरसाइज ऑफ दिस पावर ऑफ प्रेसिडेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू। ऑप्शन नंबर 1 सही था इसका। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन था हमें पॉलिटी का, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 67 था इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी। आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 जो था वो भी पॉलिटी से रिलेटेड था, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 72 INSTC से रिलेटेड था, इंडिया टू सेंट्रल एशिया टू यूरोप वाया ईरान, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था।
उसके बाद ऑफ द टू मेजर इथेनॉल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, ब्राज़ील एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था और स्टेटमेंट नंबर डी जो थी वो सही थी। उसके बाद 71 ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो तीनों ही जो स्टेटमेंट थी वो सही थी, क्योंकि अगर एक एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 80,000 है, 80,000 करोड़ है और गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू रिसीव्स है वो 60,000 है, तो बजट जो शो करेगा बोरोविंग वो 10,000 शो कर रहा है, 6,000 जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट है। तो रेवेन्यू डेफिसिट 20,000 आएगा, फिजिकल डेफिसिट 10,000 आएगा और प्राइमरी डेफिसिट आएगा 4,000 रुपीज़। सो द वर्ल्ड बैंक वांट द इंडिया could become one of the first place where wet bulb temperature routinely exceed 35 degrees Celsius. Which of the following statements best reflects the implications of above said report? एक जो रिपोर्ट आई है उसके against the survival of animal including human will be affected as shedding of their body heat through perspiration become difficult. ये ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन था, फिर से इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, ये तो आपको खुद से सॉल्व करना था। अ कंट्रीज फिस्कल डेफिसिट स्टैंड्स 50,000, 10,000 रिसीविंग क्रोर्स थ्रू नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स एंड द कंट्रीज इंटरेस्ट लायबिलिटीज आर 1,500 क्रोर्स, व्हाट इज द ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट? इसका आंसर था 48,500। आरटीजीएस और एनईएफटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही थी कि जो आरटीजीएस है वो थोड़ा सा वो इंस्टेंट हो जाती है और एनईएफटी थोड़ा टाइम लेती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू रिकमेंडेशंस ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया आर करेक्ट? तो इसमें तीनों फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट सही थी। उसके बाद हमें 5 कंट्रीज़ के नेम गिवन थे और हमें बताना था कि इनमें से कौन सी कंट्री इंडिया वेयर इंटरनेशनल मर्चेंट पेमेंट, मतलब इंडिया के साथ साथ इनमें से कौन सी कंट्री है जहाँ पर यूपीआई पेमेंट होती है। तो सिर्फ 3 कंट्रीज और है जहाँ पर यूपीआई पेमेंट एक्सेप्टेड है, बाकी जगह एक्सेप्टेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 77 में फर्स्ट और थर्ड जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सही थी। उसके बाद एक क्वेश्चन था घर मुफ्त बिजली योजना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें जो तीनों थी स्टेटमेंट वो सही थी। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इट टारगेट्स इंस्टॉलेशन ऑफ 1 करोड़, इसका टारगेट था 1 करोड़ सोलर रूफटॉप पैनल्स को इंस्टॉल करना। द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी एम्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑन इंस्टॉलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स ऑफ सोलर रूफटॉप सिस्टम, जिससे क्या होगा 3 लाख स्किल्ड मैन पावर थ्रू फ्रेश स्किलिंग एंड अप स्किलिंग अंडर स्कीम कंपोनेंट ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है, इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल एक्ट, एन ऑर्डिनेंस कैन अब्रिज अ फंडामेंटल राइट, एन ऑर्डिनेंस कैन कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही थी, बाकी स्टेटमेंट सही नहीं थी। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सप्लिसिटली मेंशन दैट इन सर्टेन स्फेयर्स द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स एज हिज ओन डिस्क्रिशन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन reserve a bill passed by a state legislature for his consideration without it being forwarded by the government of the state concerned। सिर्फ जो स्टेटमेंट 1 थी वो सही थी, बाकी स्टेटमेंट सही नहीं थी। फिर ये आपको कुछ मैचिंग गिवन थी, तो इसमें से तीनों ही मैचिंग सही थी। एक और मैचिंग 85 पे आप देख सकते हैं, इसमें भी जो तीनों मैचिंग थी वो सही थी। उसके बाद यहाँ पर हमें 3 गिवन थे, इंडिया के रेफरेंस में 3 स्टेटमेंट गिवन थी, सिर्फ इसमें से एक स्टेटमेंट सही थी। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इफ एन एरिया इन द स्टेट इज डिक्लेयर्ड एज शेड्यूल्ड एरिया अंडर द 5th शेड्यूल, तो द स्टेट गवर्नमेंट लॉजेज एंड एग्जीक्यूटिव, तो इसमें से ना तो स्टेटमेंट 1 सही थी और ना ही स्टेटमेंट 2 सही थी। जो क्वेश्चन नंबर 89 था, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही आंसर सही थे, तो जो ऑप्शन नंबर डी है वो उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 में एक मैचिंग थी जिसमें से कुछ भी मैच नहीं हो रहा था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन, रिफाइंड स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम, मार्केटिंग, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटीज़ है जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड करती है? तो इसमें से 2 एक्टिविटीज़ हैं जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी करती है। क्वेश्चन नंबर 91, सेडिशन हैज़ बिकम माई रिलीजन वॉज द फेमस स्टेटमेंट, गांधी जी ने कब दी? दांडी, जब नमक जो सॉल्ट लॉ था, दांडी मार्च की जब यात्रा थी, तब उन्होंने ये दी कि सेडिशन हैज़ बिकम, कि देशद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। सेडिशन मतलब देशद्रोह। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड 1 और 2 स्टेटमेंट सही थी। उसके बाद यहाँ पर डांसिंग गर्ल की जो एक फीमेल फिगर है जो मोहनजोदारो में मिली, वो कौन से मेटल पे मिली? ब्रॉन्ज पे मिली थी। क्वेश्चन नंबर 93, चौरी चौरा इंसिडेंट जब हुआ
तो लीगल डिफेंस ऑफ द पीपल अरेस्टेड कौन? मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94, द पूना पैक्ट में गांधी जी consistently opposed untouchability and appealed for its eradication from the all sphere, dedicated to include the upliftment of Harijans in his political and social programs. And क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर है ओनली वन। 98 का जो आंसर था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने चलाया? पेरियार ईवी रमस्वामी नायकर ने। उसके बाद है 95, तीन थे और ये तीनों ही पोर्तुगीज के द्वारा 16th सेंचुरी में हमारे यहाँ पर लाए गए ऑल द थ्री, तीनों ही फ्रूट्स। कौन कौन से? पपाया, पाइनएप्पल एंड गुआवा। ये इंडियन फ्रूट्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक मैचिंग गिवन है जिसमें से तीनों ही मैचिंग सही है। कौन सा जो मेटल है कहाँ पर बनाया जाता है? 96 जो था उसमें हमें 5 कंट्रीज़ के नेम गिवन थे और हमें बताना था कि इनमें से कितनी कंट्रीज़ हैं जिनके पास 4 टाइम जोन्स हैं, तो सिर्फ इनमें से 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन एक मैचिंग थी, उसमें से कोई भी मैच नहीं हो रहा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जीएस पेपर 1 की जो आंसर की है। तो अगर आप में से कई बच्चों ने इसमें से कुछ मिस्टेक्स भी करी है तो इट्स ओके, अपनी होप नहीं खोनी, इसी तरह से आप मेहनत करते रहिए और डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। प्रारंभ एसएससी की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।